कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाने से हुई जो एक होटल जिसका नाम था द विचेस डाइनर उसके बाहर खड़े थे। वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि ये होटल सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले तक ही खुला रहता है। होटल बंद होने की वजह से कपल वहाँ से चला गया और उनकी जाते ही होटल की सारी लाइट्स ऑन हो गई। साथ ही बोर्ड पर जादुई तौर पर ये लिखा जाता है कि हम यहाँ आपकी सारे विशेष ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। अब हम होटल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की शेफ को अपनी परेशानी बता रहा था और वो शेफ उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। यह पता चला कि इस होटल की मालिक जो ये शेफ है वो दरअसल एक वेज चुड़ैल है जो यहाँ आए लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाकर उनकी विशेष पूरी करती है, पर हाँ बदले में कोई ना कोई चीज भी लेती है। आदमी कहता है मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कल की लॉटरी जीत जाऊं। जिसके बाद विच उसे डिश लाकर देती है जो उसने बनाई थी और आदमी से कह रही थी कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। आदमी जैसे वो डिश खाने लगा विच उसे रोककर कहती है मेरा खाना खाकर मैं तुम्हारी विश तो पूरी कर दूंगी पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आदमी उसकी अधूरी बात सुनकर दोबारा से खाना खाने लगता है क्योंकि खाना मजे का था और खुद को रोक नहीं पाता। सारा ही खा जाता है और फिर अपने घर आ गया। अगले दिन टीवी पर लॉटरी टिकट का रिजल्ट देख रहा था। ये देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं ही लॉटरी जीत गया हूँ। खुशी में अपने बच्चों को बाय बोलकर लॉटरी के पैसे लेने के लिए निकलने लगा अपनी गाड़ी के जरिए, लेकिन तभी अचानक उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद गाड़ी में पानी बह रहा है। दरअसल उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी क्योंकि ये असल में उसकी लॉटरी जीतने की कीमत थी। विच का मैनेजर जो उसका साथी भी था हमेशा परछाई की तरह उसके साथ था। विच के साथ इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश के लिए जाने लगा क्योंकि उन्हें यहाँ रहते रहते काफी टाइम हो गया था। उनके जाते ही इस होटल का पूरा नक्शा अपने आप ही बदल गया। अब हम एक लड़की जिन को देखते हैं। उसका बॉस उसे और अपने बाकी वर्कर्स को एक बार में लाया होता है कि तब यहाँ बॉस की बीवी आ जाती है जो अपने हस्बैंड और जिन पर शक करके दोनों को ही खूब मारने लगी। बेला वजह बेचारी जिन को बॉस की वाइफ ने पीट के रख दिया, इसलिए जख्मी हालत में रोते हुए वो अपने घर आ गई। अपनी मोम की गोद में सर रखकर सो जाती है। खैर अगले दिन जब वो काम पर गई तो उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। वजह पूछने पर उसने बताया कि मेरी वाइफ शक कर रही है, अगर मैंने तुम्हें जॉब से ना निकाला तो वो मुझे घर से निकाल देगी। खैर अब हमें हाई स्कूल में एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम था ली। वो एक जगह खड़ा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछने लगी तुम वही हो ना जो पिछले साल रेस के मुकाबले में सिर्फ जख्मी होने की वजह से हार गई थी, तुम्हारी टांग पर चोट लग गई थी, तो बताओ अब कैसी हो तुम। पर ली उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिनकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम ऐसा करो कहीं और जॉब करने की बजाय अपना होटल खोलो। वो फिर जिनको एक होटल के पास लाकर बताती है कि यहाँ की मालकिन इस होटल को बेच रही है। अंदर जाकर वो होटल की मालकिन से बात करती है। वो बताती है कि मैं ये पूरा होटल आपको 5 करोड़ में बेच दूंगी, जिसके अंदर होटल के साथ साथ सारा फर्नीचर, सारे बर्तन, यहाँ तक कि सारे शेफ्स भी आपको दे दूंगी। ये सुनकर जिनकी मॉम बहुत खुश हुई। अगले ही दिन बैंक से कर्जा लेकर वो इस जगह को खरीद लेती है। सुबह होते ही जिन बेहद खुश थी क्योंकि अब वो इस होटल की मालकिन बन गई थी और तो और बहुत सारे कस्टमर्स भी आ रहे थे। तभी एक सीनियर शेफ उसकी मॉम के पास आकर कहने लगा कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन स्कूल में कुछ बदतमीज लड़कों का गैंग एक मासूम लड़के को परेशान कर रही थी जो उसे जबरदस्ती अपना झूठा बासी खाना खिला रही थी। क्लास जब शुरू हुई तो उस लड़के को उल्टी आने लगती है। वो जैसे वॉशरूम में जाने लगा गैंग में से एक लड़का उसे रोक लेता है जिससे वो बेचारा वही रुक गया। उससे उल्टी हो गई जिससे उसका पूरा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। वो जो वॉशरूम में गया तो ली भी उसके पीछे जाता है। उसे अपना रेस वाला यूनिफॉर्म देकर उसके गंदे कपड़े धोने लगता है। अब ली ने उसकी मदद की थी इसलिए वो लड़का उसे अपने घर लेकर गया खाना खिलाने के लिए और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब दोबारा विश दिखाई जाती है जो जिनके घर के पास रह रही थी। अपनी विशेष भी पूरी करते करते उसके टांगों पर निशान पड़ रही थी। विच का साथी जो उसकी परछाई भी था कहता है कि अगर आपने दोबारा कोई विश मांगी तो हो सकता है आपकी जान चली जाए। अगले दिन जिनके होटल में सिर्फ एक ही कस्टमर आया और क्योंकि उनका सीनियर शेफ छुट्टी पर था जो मजेदार खाने बनाता था इसलिए जिनकी मोम खुद ही उसके लिए खाना बनाती है। पर कस्टमर को खाना जरा भी पसंद नहीं आया, वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में जिनकी मोम को पता चला कि इस होटल की पुरानी मालकिन ने उनके होटल के बिल्कुल सामने एक काफी बड़ा और अच्छा होटल बना लिया है तो सारे कस्टमर्स उनके पास ही जा रहे हैं। तो ये दोनों उससे बात करने गई। कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुमने तो अपने सारे सामान और स्टाफ के साथ हमें होटल बेच दिया था। तभी यहाँ वो सीनियर शेफ भी आ गया जिसके खाने के टेस्ट की वजह से कस्टमर्स उनके होटल में आया करती थी। उसे देखकर जिनकी मॉम को समझ लग गई कि होटल की इस मालकिन ने हमारे साथ धोखा किया है और हमारे पैसों से नया होटल बना लिया है। इस वजह से वो बेचारी रोने लगी और मालकिन को अपना होटल बंद करने की मिन्नतें करने लगती है। पर वो मालकिन इतनी बदतमीज थी कि उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। अपने गार्ड्स को कहकर धक्के मार मार कर वहाँ से निकलवा देती है।
अपनी मॉम की बेइज्जती देखकर जिनको गुस्सा आ गया वो उनसे लड़ने लगती है, जिस वजह से पुलिस को यहाँ पर बुलवा लिया जाता है। उधर वो बदतमीज लड़की दोबारा से ली के दोस्त को परेशान करने लगी, उसे मारती भी है। पर तभी यहाँ ली आ गया जो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता, बस अपने दोस्त को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो बाज नहीं आते, दोबारा से उसके दोस्त को मारने लगे। इस बार ली को गुस्सा आ गया, उन्हें रोकने के लिए वो लड़कों को मारने लगा। सही से लड़ रहा था, उसने खूब मुक्कों से मारा, पर वो 3 थे और ली 1, इसीलिए वो उसे पकड़ लेती है, मिलकर उसे मारने लगे। तभी यहाँ पुलिस आ गई, उनको लड़ता हुआ देखकर फौरन अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ जिन भी थी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि होटल की मालकिन ने हमारे साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ केस होना चाहिए। उसके साथ वाली जगह पर ली और उसका दोस्त और वो बदतमीज लड़की बैठी थी। एक ऑफिसर उनसे पूछताछ कर ही रहा था कि तभी एक दूसरा ऑफिसर आकर बताता है कि हमें काफी ऊपर से किसी बड़े आदमी की कॉल आई है, जो दरअसल इन तीनों बदतमीज लड़कों का दादा हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। उनका कहना है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, जो सुनकर फौरन ऑफिसर उन्हें छोड़ देती है। और अब ली और उसके दोस्त से पूछताछ करने लगा। जिन आकर ऑफिसर से कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं सर, आपको नजर नहीं आ रहा कि बेचारे ये मददगार है, इन्हें रिहाई चाहिए, ना कि उन तीनों को जिन्हें आप लोगों ने छोड़ दिया है। जो सुनकर अब ऑफिसर उन दोनों को भी छोड़ देता है। जैसे ही ली वहाँ से जाने लगा, जीना से कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया होगा, और हाँ, अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितने भी अच्छे बनोगी लोग तुम्हारा उतना ही इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन विच एक जादुई सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। जैसे सिगरेट का धुआं उड़ा वो काफी बढ़ गया, जिससे विच का ड्रेस जो उसने पहना हुआ था अचानक पूरा बदल गया। जिन काफी परेशान थी, इसीलिए अपने होटल को किराए पर देने के लिए नोटिस लगा देती है। तभी उसकी मॉम की कॉल आई, वो कह रही थी ली मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे डैड के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब है, तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो मना कर देती है क्योंकि अपने डैड को पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद विच जिनकी होटल में आई और उससे कहती है मैंने सुना है तुम अपने होटल को किराए पर दे रही हो, ऐसा करो तुम अपना होटल ही मुझे बेच दो, जिसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगी। जिन उससे पूछने लगी आखिर तुम हो कौन, तो वो उसे अपना कार्ड देते हुए बताती है कि मैं विशेष पूरी करने वाली विच यानी चुड़ैल हूँ। अब बताओ तुम्हारी क्या विश है। जिनको यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मजाक मजाक में वो कह देती है कि मुझे इस होटल की पुरानी मालकिन से बदला लेना है। जो सुनकर विच अपने जादू से समझौते वाला कागज बनाकर उस पर जिन की साइन लेती है, जिसके बाद अपने बैग से सामान निकालकर जिन की विश पूरे करने के लिए डिश बनाने में लग जाती है। पूरा बनाकर उसे खाने को देती है। मजेदार डिश को देखकर जिन खुद को रोक नहीं पाती, फौरन खाने लग जाती है। खाना उसे इतना पसंद आया कि बेसब्रों की तरह तेजी से खाने लगी। उसके खाना खत्म करते ही बहुत सारे चूहे पुरानी मालकिन की होटल की तरफ बढ़ने लगे, एक फौज की तरह हमला कर देती है। उस वक्त वो पैसे गिन रही थी कि तभी कोई ताकत जो जानवर जैसी दिख रही थी उसके सीने में घुस जाती है। उसे इतना दर्द पाती है कि उस मालकिन की मौत हो गई। अगली सुबह जिनकी आंख एक डरावने सपने से खुल गई और उसे कल रात हुई चीजें याद आने लगी। यानी मैं एक विच से मिली थी, उसने मेरी विश पूरी की, पर उसे सब पर यकीन नहीं आ रहा था, उसे बस ये एक सपना ही लग रहा था। फिर तैयार होकर जब वो होटल के लिए जाने लगी तो ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि पुलिस उस मालकिन की लाश को अपने साथ ले जा रहे हैं। जिनकी होश उड़ गई, वो समझ गई इसका मतलब है कि विच ने सच में मेरी विश पूरी कर दी, जिससे वो दुखी भी थी कि मैंने ऐसी विश मांगी ही क्यों जिसमें एक इंसान की मौत हो गई। अब हमें एक बेघर बेरोजगार लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बे था। वो धोबी के पास आकर उसके कपड़े वापस लौटाता है, जो कपड़े इंटरव्यू देने के लिए पहनने के लिए वो लेकर गया था। क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी तो पैसे न होने की वजह से वो धोबी को कुछ नहीं देता, जिससे उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो बे को बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। जिन होटल आ गई और क्योंकि होटल तो विच खरीद चुकी थी इसलिए वो वही थी। जिन मुझसे पूछने लगी कि आपने ही मारा है उस मालकिन को। विच बोली नहीं मैंने नहीं, तुमने मारा है उसे अपना बदला लेने के लिए। वो विश मांग कर जो सुनकर जिनको गुस्सा आ गया चिल्लाने लगी कि मैंने उसे जान से मारने को नहीं कहा था, सिर्फ बदला लेने का कहा था। विच भी उसके बर्ताव पर भड़क उठी, उसका मुंह पकड़कर नीचे गिरा देती है और अपना डरावना चेहरा दिखाते हुए कहती है तो मैंने भी वही किया पागल लड़की, किसी को मौत देना इससे बड़ा और क्या बदला हो सकता है। विच के गुस्सा करने से पूरी जगह जलने लगी, जो देखकर जिन रोती हुई वहां से भाग जाती है। लेकिन हैरत, फौरन ही बारिश होने लगी जिससे सारी आग बुझ गई। स्कूल में ली का पेपर चल रहा था और उसका दोस्त चोरी चोरी मोबाइल से नकल कर रहा था। ये चीज बदतमीज गैंग के लीडर को पता थी। उसे फंसाने के लिए वो ली के दोस्त को फोन करता है। उसका मोबाइल जैसे वाइब्रेट हुआ टीचर उसके पास आ गया, नकल का पता चल गया तो पेपर छीन लेता है और उसका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। तब उस बेचारे को दुखी होकर वहां से जाना पड़ा।
पेपर खत्म होने के बाद ली अपने दोस्त के पीछे जैसे ही जाने लगा, उसकी टांग में अचानक से दर्द उठा। इसलिए फौरन वो हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया कि रेस में जहाँ तुम्हारी टांग पर चोट लगी थी उसी जगह दोबारा चोट लग गई है। जो चोट दरअसल उन बदतमीज लड़कों से लड़ते लड़ते लग गई थी। इसलिए डॉक्टर उसे कहती है कि अब तुम्हें पूरा 1 महीना आराम करना चाहिए। जिन विच के पास उसके होटल आई, वो खूब शराब पीकर नशे में आ गई थी। विच से कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती, इस होटल का आधा मुनाफा मुझे भी चाहिए। हैरत, विच ने उसे कुछ नहीं किया। मुनाफा देने के लिए वो मान गई, जिस पर खुशी खुशी जिन वापिस आ जाती है। ली अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया क्योंकि उसकी दोस्त ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उसका दोस्त दुखी होकर कहने लगा, ना तो मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और न ही खेलने में, बेकार हूँ। आखिर जिंदगी में करूँ तो क्या करूँ? मैं तो इतना बुज़दिल हूँ कि खुद को खत्म करने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। फिर विच से मिलने एक दूसरी विच आई और उससे कहती है कि बस कर दो सब, अगर तुमने अपनी हदें पार की तो तुम विच नहीं रहोगी, आम इंसान बन जाओगी। इस पर पुरानी विच को गुस्सा आ गया। वो जवाब देती है, तुम क्यों मुझ पर कैमरे की तरह नजर रख रही हो? अपने काम से काम नहीं रख सकती? और वैसे मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूंगी। जो कहकर वो वहाँ से चली गई। ली भी काफी दुखी था। वो बिल्डिंग की छत पर आकर कूद कर अपनी जान लेने वाला था क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी थी। तो वो अपने डैड का सपना अब कभी पूरा नहीं कर पाएगा, जो चाहती थी कि ली एक अच्छा प्लेयर बनी। साथ ही अपने दोस्त की भी वो कोई मदद नहीं कर सकता था। बिल्डिंग से वो कूदता, उसकी दोस्त की कॉल आ गई जो कहने लगा कि मैं जिंदगी से हार नहीं मानूंगा बल्कि लड़ूंगा। जो सुनकर ली को काफी अच्छा लगा। बोलता है, मेरी दोस्त, ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। इंसान को इतनी जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मुश्किलात से लड़ते रहना चाहिए। इस वजह से ली को भी हिम्मत मिली तो अपने जहन से कूदने की सोच को वो निकाल देता है। विच का साथ ही होटल में आया। अपनी जादू की छड़ी से होटल का सारा डिजाइन, वहाँ की हर एक चीज बदल कर रख देता है, जो अब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल मॉडर्न। तभी जिन भी यहाँ आई, होटल का ये नया रूप देखकर वो काफी दंग रह गई। उसे भी खूबसूरत होने की वजह से ये बहुत पसंद आया। वो विच के साथी से पूछती है कि आपको मैंने पहली बार देखा है, यहाँ कौन है आप? जिस पर वो बताता है कि मैं विच का साथी हूँ, विच की परछाई भी कह सकती है। तभी इधर विच भी आ गई। विच का साथी जिनको एक छोटा सा पेड़ वाला गमला तोहफे में देता है, साथ ही एक झाड़ू भी, जो देख जिन को लगा कि जरूर विच इस झाड़ू की मदद से उड़ती होगी। अब दरअसल जिन विच के साथ इस होटल में काम करने वाली थी। वो विच से पूछती है, आप सिर्फ रात को ही होटल क्यों खोलती है? इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा। इस पर विच कहती है, ऐसे नहीं है, तैयार हो जाओ, कोई आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ली उस होटल के पास से गुजर रहा था। आज उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए होटल के अंदर आ गया। जिन और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थी क्योंकि पहले भी मिल चुकी थी पुलिस स्टेशन में। तभी यहाँ विच भी आ गई, जो देखकर फौरन जिन ली का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है। समझाने लगी कि तुम किसी और होटल में जाकर खाना खा लो, ये एक विच का होटल है जो तुम्हें अपनी जादुई डिश खिलाकर तुम्हारी एक विश पूरी करेगी। पर ऐसी नहीं, इसके बदले में तुम्हें उसे कुछ देना होगा जो वो चाहेगी। जो सुनकर ली हैरान भी था, साथ ही खुशी से बोलता है, फिर तो मुझे उसकी डिश जरूर खानी चाहिए। दोबारा वो होटल के अंदर आ गया। विच उससे कहती है कि एक बार तुम जो भी विश मांग लोगी फिर उसे बदल नहीं सकती, कीमत वो होगी जो मैं चाहूंगी। ली कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हाँ, मेरी विश के बारे में जिन को मत बताना। जिसके बाद विच उसके लिए खाना तैयार करने लगती है। जिनसे कहती है कि जाओ गमले के कुछ पत्ते और बेसमेंट से जड़ी बूटियां लेकर आओ। जिन जैसे उस गमले के पत्ते तोड़ती है, अचानक उसका रंग बदलकर हरे से लाल हो गया और वो बोलने लगा, जिससे वो काफी डर गई। हड़बड़ी में पीछे हटती है, विच को बुलाने लगती है। विच वहाँ आ गई। जिनसे कहती है कि हैरान ना हो, हाँ जानती हूँ ये बोल सकता है। वो बोली, अरे ये पौधा है, ऐसे कैसे बोल सकता है? पर इस चीज को नजरअंदाज करके बेसमेंट में आ गई जड़ी बूटियां लेने के लिए, जहाँ पर ढेर सारी जड़ी बूटियां बोतलों में पड़ी हुई थी, रंग बिरंगी थी, जिन्हें लाकर वो विच को देती है। जैसे वे जड़ी बूटी को खाने में मिलाती है, तभी हम बाहर से एक ताकत जो धुएं जैसी थी उसे होटल के अंदर आता हुआ देखती है। फिर विच ली को खाना बनाकर देती है, जो खाना उसे भी बेहद पसंद आया। बड़ी मजे से वो खाने लगा। फिर जब वहाँ से जाने लगा तो विच उसे अपना कार्ड देती है। उसके जाने के बाद जिन उससे पूछने लगी कि ली ने क्या विश मांगी, जिस पर विच कोई जवाब ना देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन भी जिन जब सो रही थी तो उसे डरावना सपना आया, जैसे कि डरावनी सी लड़की मेरे साथ सो रही है। अगले दिन जब वो होटल गई तो ये देखकर काफी हैरान रह गई कि विच ने ली को भी होटल में नौकरी पर रख लिया है, क्योंकि ली के डैड ने होटल के पास ही नया घर खरीद लिया था। अब वो लड़का जिसका घर और जॉब नहीं थी, यानी बे, उसे हम एक जगह पर इंटरव्यू देता हुआ देखते हैं। अच्छे से कपड़े पहनकर खुशी खुशी आज वो अपना इंटरव्यू दे रहा था। पर तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगी, क्योंकि काफी टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था, जिस वजह से इंटरव्यू लेने वाले सीनियर्स उसे कमजोर समझकर वहाँ से भेज देते हैं। रात को जब बेचारा बे फुटपाथ पर सोने के लिए गया तो उसकी मॉम की कॉल आ गई। वो कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जो सुन वो एक छुरी लेता है और विच के होटल में घुस जाता है। वहाँ छुरी दिखाकर वो जिन को धमकाने लगा, उससे पैसे और खाना मांगता है। वो अपनी जेब से शॉपर निकालकर जिन की तरफ फेंकता है कि जल्दी से इसमें खाना भर दो। अब तभी यहाँ विच भी आ गई, जिसे देखकर वो जिन को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर छुरी रख देता है। विच से भी खाना और पैसों की डिमांड करता है।
तभी अचानक वो गमले से टकरा गया। जैसे उसने गमले को बोलते हुए देखा, उसके होश उड़ गए। वो जिन को छोड़ देता है और डर कर वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आई तो रोती हुई वो सबसे माफी मांगता है और कहने लगा कि मेरी मॉम के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। काफी दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं तो मुझे वो सब करना पड़ा। जिन उससे कहती है तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेते? वो बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने बहुत बार कोशिश की पर बड़ी तो क्या छोटी नौकरी भी मुझे नहीं मिली। हालांकि मेरी मॉम ने मुझे पढ़ाने के लिए कर्ज लिया था पर मेरे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ली खुशी खुशी बोला अरे वाह भाई, फिर तो तुम बहुत अच्छी जगह पर आए। ये मिस विच है जो हर इंसान की विशेष पूरी करती है। तो विच उससे पूछती है बताओ तुम्हारी क्या विश है? बे बोला मैं बस छोटी मोटी नौकरी करना चाहता हूँ। जिन हैरत से उसे बोली क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बे जवाब देता है लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। विच कहती है ये बात छोड़ो, तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी है। जो कहकर विच और जिन किचन में आ जाती है बे के लिए खाना बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो उसे ब्लैक चिकन लाकर देती है, जिसे देखते ही बे के मुंह में पानी आ गया। वो खुद को रोक नहीं पाया, उसे खाने लगता है। ऐसी अजीब तरह से खा रहा था इसे सालों से उसने कुछ ना खाया हो। जी भर के खाना खाने के बाद बे खुश हो गया। विच से कहता है वाह चुड़ैल वाह, क्या मस्त खाना बनाया है, कमाल कर दिया। जैसे ही वो जाने लगा ली उससे कहता है कि कल सुबह होने तक तुम्हारी विश जरूर पूरी हो जाएगी। बे खुशी खुशी गलियों में टहलता हुआ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक लड़की को मार रहा था। उसने जैसे ही आदमी को रोकने की कोशिश की, उल्टा आदमी ने ही उसे चाकू दिखा दिया। वो बे को यहाँ से भागने का कहता है पर वो नहीं जाता। आदमी से कहता है कि छोड़ो इस लड़की को। जिससे आदमी को इतना गुस्सा आया कि चाकू से वो बे पर ही हमला कर देता है। चाकू उसके अंदर घुसने ही वाला था कि तभी भी चाकू अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसकी धार काफी तेज थी। इतनी ही देर में यहाँ पुलिस भी आ गई, जिससे बचने के चक्कर में आदमी अपना चाकू पीछे खींचने लगता है, जिससे बे की 2 उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती है। वो दर्द में तड़पने लगता है। उसे विच की बात याद आई जब उसने कहा था तुम्हारी उंगलियां बहुत प्यारी है, यानी कि ये उंगलियां उसकी विश की कीमत थी। जिसके बाद काला धुआं उसकी कटी हुई उंगलियों को वहाँ से उठा लेता है और उन्हें ले जाकर विच के सामने पड़े हुए एक बर्तन में डाल देता है। अगले दिन ली जब स्कूल में था तब बदतमीज लड़कों का गैंग दोबारा से एक लड़के को परेशान करने लगा। ली उनके पास आकर कहता है छोड़ो इसे और आइंदा के बाद किसी को भी परेशान नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे दादा प्रिंसिपल को इस सब के बारे में शिकायत कर दूंगा। ली फिर उसे धक्का देकर वहाँ से अपनी क्लास के लिए चला जाता है। शाम को जब वो जिन से मिला तो उसे बे की एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि बहादुर बे ने कैसे अपनी जान पर खेलकर एक लड़की की जान बचाई, जिसमें उसने अपनी 2 उंगलियां गवा दी। उसकी बहादुरी को देखकर पुलिस ने उसे ढेर सारा इनाम देने का फैसला किया है। अगले दिन जिनको फिर से एक सपना आया, जिसमें वो बे की कटी हुई उंगलियों को देख लेती है। इतना डर गई कि वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से अपने बचपन में आ गई। वो नीचे गिर जाती है। तब एक औरत ने जैसे उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ एक ड्राउनी सी लड़की दिखी, जिससे डरकर उसकी नींद खुल गई। अब काफी दिन के बाद ली का दोस्त स्कूल वापस आया। तब ली उसका वेलकम करता है, लेकिन बदतमीज लड़कों का गैंग दोबारा से उसे परेशान करने लगा। इस बार ली का दोस्त कहता है जितना मर्जी तंग कर लो मुझे, अब मैं तुमसे नहीं डरता। जो सुनकर एक लड़का गुस्से में आ गया, गिरबान से पकड़कर उसे खड़ा कर देता है। जो सुनकर ली उसे छुड़ाकर लड़कों के लीडर से कहता है कि तुम क्या फजूल हरकतें करते हो, पागल वागल हो। जिस दौरान ही उनकी टीचर आ गई, तब दोनों को अपनी अपनी सीट्स पर बैठना पड़ता है। उधर जीन की मॉम अपने हस्बैंड के पास ही वापस आ गई थी। जीन उनसे कहती है मॉम मुझे काफी दिन से अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, मुझे मेरा बचपन दिख रहा है। तो बताइए आप, जब मैं 5-6 साल की थी तो क्या मेरे साथ कुछ हुआ था? क्या कोई औरत मुझसे मिलने आई थी? मॉम बात को टालती हुए कहती है नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारा सपना था, भूल जाओ। अगले दिन जब ली और जिन काम से लौट रही थी तो वो जिन से पूछता है छुट्टी के दिन आप मेरे साथ खाना खाने चलोगी? जिस पर वो हाँ बोल देती है। अगले दिन जब वो होटल आई तो रात का बचा हुआ खाना देख लेती है, खुद को रोक नहीं पाई, खाना शुरू कर देती है। हालांकि विच ने उसे झूठा खाने से मना किया था। उसे खाते ही जिनकी तबीयत अजीब होने लगी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने चली गई, जहाँ उसे एक काफी मशहूर राइटर दिखता है, जिसकी बहुत सारे फैंस थे जो उसे पसंद करती थी। खैर थोड़ी देर के बाद जब जिन वहाँ से जाने लगती है तो राइटर उसे लिफ्ट में मिल जाता है। अचानक झटका लगने की वजह से जिन जैसे गिरने लगी, राइटर उसका हाथ पकड़कर संभाल लेता है, पर हाथ पकड़ते ही जिन को बहुत सारे ख्याल आने लगे। अब लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही खुला, राइटर वहां से चला गया। अगले दिन जिन टीवी देख रही थी, जहाँ उस राइटर का एक इंटरव्यू आ रहा था। सीधे जिन को याद आया कि उसने मेरा नंबर लिया था, और जब वो वहां से जा रहा था तो उसका पेन लिफ्ट में ही गिर गया था। थोड़ी देर बाद जिन के पास राइटर की कॉल आई। वो कहता है जिन
ये मैं बोल रहा हूँ राइटर, हम दोनों लिफ्ट में मिले थे। वो बोलती है हाँ याद है, अच्छा हुआ आपकी कॉल आ गई, आपका पेन मेरे पास है जो लिफ्ट में गिर गया था। राइटर बोला ओ गॉड वो तुम्हारे पास है, कसम से वो मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या तुम आज मिलकर मुझे वो पेन लौटा सकती हो? इस पर वो हाँ बोल देती है। थोड़ी देर के बाद उससे मिलने के लिए निकल जाती है। राइटर से मिलकर वो उसका पेन लौटाती है और ये लोग काफी बातें करते हैं। शाम को वो जिनको उसके घर छोड़ता है ये बोलकर कि फिर मिलूंगा। ली होटल गया जहाँ पर विच और उसका साथी थे। वो ली से पूछने लगी आज तो तुम्हारी छुट्टी है, फिर क्यों आई हो? बात को टालकर वो पूछता है क्या जिन यहाँ आई थी? क्योंकि आज उसने मेरे साथ जाने का कहा था, मूवी देखने और खाना खाने। जिस बात को टालकर विच का साथी उसे अपने साथ ले गया शराब पिलाने के लिए और कहता है देखो बच्चे, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत लगाना, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीद टूटेगी तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अगले दिन एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो अपने 40 साल की बेटी को बिल्कुल बच्चों की तरह जगा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा थोड़ा बच्चों जैसा था। बूढ़ी औरत काफी परेशान थी क्योंकि उसके अलावा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। सीधा साधा होने के साथ साथ वो आलसी काफी सुस्त भी था। जिन जब नींद से जागती है तो राइटर के बारे में सोचकर खुश होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद करने लगी। लिए अपने डैड से कहता है पापा मैं हाई स्कूल छोड़कर यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, जिस पर उसकी डैड फौरन मान गई। अगले दिन वो स्कूल आया क्योंकि यहाँ से अपना दाखिला कैंसिल करवा चुका था। अपने दोस्त को कहता है अच्छा दोस्त ख्याल रखना अपना, हम फिर मिलेंगे। जो कहकर वो जाने लगा और लड़कों की गैंग को कहता है एक बात बताऊं तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम लोगों को परेशान करती हो, मेरे ख्याल से पागल होते जा रहे हो, किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर यहाँ से वो होटल गया जहाँ वो जिन से मिलता है। उसे बताता है मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि अब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा, दाखिले के लिए पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। जो सुनकर जिनको खुशी हुई फिर वो बोलती है अच्छा कल मैं तुम्हारे साथ नहीं गई, उसके लिए सॉरी। मुस्कुराते हुए लिए जवाब देता है कोई बात नहीं जिन, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब अगले दिन वो बूढ़ी औरत उनके होटल में एक मीठी चीज लेकर आई जो वो जिन को खाने के लिए देती है और पूछती है बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? जिन बोली मैं 27 साल की। बूढ़ी औरत ने फिर सवाल किया अच्छा सिंगल हो या शादी वादी हो चुकी है? जिस पर जिन कहती है हूँ तो सिंगल, पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? बूढ़ी औरत जवाब देती है क्योंकि मेरा बेटा अभी अभी 40 साल का हुआ है, बहुत प्यारा है, हसीन जवान है, मैंने उसकी शादी करनी है, जिसके लिए मैं तुम जैसी लड़की ही तलाश कर रही हूँ। ये कहकर वो जिनको अपने बेटे की तस्वीर दिखाती है और ली की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो जरा मेरे बेटे को, वो इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। जिन मना कर देती है ये कहकर नहीं नहीं मैं पहले से किसी को पसंद करती हूँ। जो सुनकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। फौरन यहाँ विच आ गई, पूछती है तुमने किसे खाली पेट मेरे होटल से भेज दिया? बाहर बूढ़ी औरत भी होटल का बोर्ड देख लेती है जिस पर लिखा था कि हम आपकी कोई भी विश पूरी कर सकते हैं, पर वो नजरअंदाज करके वहाँ से चली गई। अब होटल में दोबारा से वो बड़ी विच आई जो दरअसल इस पुरानी विच की मॉम थी। वो अपनी मॉम को कहती है माँ मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी जिंदगी में ऐसे दखल अंदाजी करे। थोड़ी देर बाद जिन विच को आकर बताती है कि मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है, मुझे अजीब तरह के सपने आते हैं जिसमें मैं अपने बचपन और एक औरत को देख पाती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं मैं तो अब लोगों की यादों को भी पढ़ सकती हूँ। जिस पर विच बोली ये तो खूबियां हैं तुम्हारी जो तुम्हें गॉड की तरफ से गिफ्ट के तौर पर मिली है। जिन पूछती है क्या मैं भी विच बन सकती हूँ? विच जवाब देती है असल में गॉड हमें दो रास्ते देता है और फिर हमारे ऊपर छोड़ देता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, और अब तुम्हें खुद ये फैसला करना है कि तुम कौन सा रास्ता लेना चाहोगे। वे एक लड़के से शादी करने वाला था। वो उसे भी विच के होटल के बारे में बताता है कि वहाँ विशेष पूरी होती है। पास बैठी वही बूढ़ी औरत उससे पूछने लगी क्या ये बात सच है, ऐसा हो सकता है? वे जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी विश अच्छी नौकरी की थी जो मुझे मिल भी गई, लेकिन उसकी कीमत मुझे अपनी तो उंगलियां दबाकर अदा करनी पड़ी। जो सुनकर बूढ़ी औरत विच के होटल में आई और विश मांगती है कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की अच्छी सी वाइफ मिल जाए, बदले में मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन विच सिर्फ उसकी यादें मांगती है। वो और जिन फिर किचन में आ गई बूढ़ी औरत की डिश तैयार करने के लिए। यह विच जिन को मौका देती है डिश चुनने का। जिन किताब को पढ़ने लगी। ली देखता है कि हालांकि वो किताब बिल्कुल खाली है पर जिन उसे पढ़ पा रही है, जो देख वो हैरान रह गया। जिन नूडल्स चुनती है विच बनाकर बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। उसको भी विच का खाना बेहद पसंद आया। पर अगले दिन बूढ़ी औरत बड़ी अजीब हालत में नजर आई क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी, यानी कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिनको बहुत गुस्सा आया। वो विच के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगी। कहती है कि मैंने वो डिश इसलिए चुनी थी ताकि बूढ़ी औरत की सारी बुरी यादें मिट जाए, पर उसकी तो सारी ही याददाश्त जा चुकी है, वो तो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रही। फिर जवाब देती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की खुशी के लिए ये कीमत अदा की है, क्योंकि इंसान खुशियाँ हासिल करने के लिए इतना पागल है कि वो अपनी कोई भी चीज दे सकता है। जिन गुस्से में बोली मैं ये होटल छोड़ रही हूँ, इन सब हालात की वजह से तंग आ गई हूँ, अब से मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगी और कभी लौटकर होटल वापस नहीं आऊंगी। उसके जाने के बाद
बाद कस्टमर्स की आने जाने का सिलसिला जारी रहा। विच अपना काम तो कर रही थी पर साथ ही उसे जिन की याद भी आ रही थी और ली उसका तो दिल ही नहीं लग रहा था। बूढ़ी औरत का बेटा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब उसे घर अपने काम के साथ साथ अपनी मोम को भी संभालना पड़ रहा था, इसीलिए वो उन्हें नर्सिंग होम में छोड़ आता है ताकि वहाँ वो आराम से रह सके। पर अपनी मोम की उसे याद भी आ रही थी, इसलिए वो बहुत रोता है। ये चीज जिनसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो विच से मिलने होटल में आई। कहती है या तो तुम उसकी विश को कैंसिल कर दो या फिर बूढ़ी औरत की आधी याददाश्त ही वापस लौटा दो। जिस पर विच कहती है विश तो वापस नहीं ली जा सकती, पर हाँ तुम उन लोगों की कहानी आखिर तक देखना और फिर मुझे बताना कि वो लोग खुश हैं या नहीं, क्योंकि बुरे वक्त के बाद हमेशा अच्छा वक्त भी आता है। नर्सिंग होम में बूढ़ी औरत की हालत और भी खराब हो रही थी, इसलिए उनका बेटा उन्हें घर वापस ले आया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन की दोस्त से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी और अब शादी करने का फैसला करती है। और आज यहाँ बूढ़ी औरत की विश पूरी हो ही गई, यानी उसे अपने बेटे के लिए वाइफ मिल गई। जिनको जब पता चला कि बूढ़ी औरत घर वापस आ गई तो वो उनके घर आई उनसे मिलने के लिए। वो देखती है कि अब बूढ़ी औरत का ख्याल रखने के लिए कोई आ गई है जो उनकी बेटी की वाइफ बनेगी। वो भी समझ गई थी कि बूढ़ी औरत की विश पूरी हुई। अब हैरत, बूढ़ी औरत की याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी वापस आ गई। वो जिनको कहती है कि मेरी विश पूरी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं, मैं खुश नसीब महसूस कर रही हूँ कि अपने बेटे की खुशी देख पाऊंगी। जो सुनकर खुशी खुशी जिन होटल में वापस आ गई, उसे दोबारा देखकर ली भी बेहद खुश हो गया। अगले दिन बूढ़ी औरत के बेटे की शादी एक होटल में थी जो बहुत धूमधाम से की जा रही थी। जिन राइडर को अपने साथ शादी में चलने का कहती है, पर उसने जब मना कर दिया तो वो ली के साथ चली गई। वो दोनों बूढ़ी औरत और उसकी बेटी को बहुत बहुत मुबारक देती है। जिन तो बहुत खुश थी ये सोचकर कि शुक्र है बूढ़ी औरत की सारी फैमिली आज इतनी खुश है। अब तभी हॉल में जिन को एक जगह राइटर दिखता है। वो दूसरे हॉल में जा रहा था, तभी जिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और उसके पीछे ली जाने लगा। उस हॉल में आकर जिन देखती है कि राइटर पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है और यहाँ राइटर अपनी बेटी की पहली सालगिरह ही मनाने आया है अपनी वाइफ के साथ। ये देखकर जिन और ली बहुत हैरान थे। जिन तो इतनी दुखी हुई कि पूरी तरह वो टूट जाती है। उसकी हालत देखकर ली उसे घर तक छोड़ने आया, पर जब वापिस जा रहा था तो राइटर की गाड़ी को जिनके घर की तरफ जाता हुआ देखता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जिन मेरी सच्चाई जान चुकी है। राइटर अंदर आकर उसे मनाने लगा, पर जिन को इतना गुस्सा था कि वो कह देती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, धोखेबाज, दफा हो जाओ यहाँ से। उनकी बहस बहुत बढ़ जाती है। राइटर गुस्से में उसे पीटने लगता है। तभी अंदर ली भी आ गया। वो राइटर को रोकर पीछे हटाता है और उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और इस तरह से दोनों की लड़ाई होने लगी। ये सूरत हाल देखकर जिन पुलिस को कॉल कर देती है तो इन तीनों को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। वहाँ राइटर बयान देने लगा कि जिन मेरी दोस्त है, हम दोनों की बहस हो गई जिसके अंदर ली भी घुसा है। जिस सुनकर जिन कहती है ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। फिर जब पुलिस ली से पूछती है कि तुम्हारा जिनसे क्या रिश्ता है, तो वो कहता है हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन जिन अपनी मॉम के पास जाती है ये जानने के लिए कि आखिर मेरे साथ सब कुछ अजीबोगरीब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। दोनों माँ बेटी खाना खा रही थी और अब हमें जिन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। रात को जब छोटी जिन सोने गई तो वो अपने मॉम और आंटी को बातें करते हुए सुनती है। उसकी आंटी मॉम से कह रही थी कि जिन तुम्हारी सगी बेटी नहीं है तो फिर तुम क्यों उसके लिए इतनी मुश्किलात झेल रही हो। तुम्हारा हस्बैंड भी अच्छा नहीं, तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो अपने हस्बैंड से अलग होकर और इस बच्ची को किसी और को देकर। ये बात सुनते ही मौजूदा वक्त में जिन अपनी मोम से पूछती है कि आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि मैं आपकी बेटी नहीं। उसकी मम जज्बाती होते हुए कहती है कि लोग जो मर्जी कहें बेशक, लेकिन मेरी बेटी तो तुम ही हो। ये सुनकर जिन भी जज्बाती हो गई, कहती है शुक्रिया मोम मेरा इतना ख्याल रखने और मोम की तरह प्यार देने के लिए, लेकिन हाँ मैं डैड को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने हमेशा आपको तकलीफ दी है। मोम कहती है हाँ बस बेटा क्या हो सकता है, ये सच है, तकलीफ हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर हर तकलीफ वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। और हाँ बेटा तुम्हारा भी शुक्रिया, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में भी खुशियां भर आई थी, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। जिसके बाद दोनों माँ बेटी रोने लगी। तभी इधर उसके डैड आकर कहने लगी बेटा वैसे मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, पर मुझे माफ कर दो प्लीज, क्योंकि आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी है, मैं खुद गर्ज हो गया था, तुम्हारा और तुम्हारी मोम का कभी ख्याल नहीं रखा। इतना कहकर वो जिनको एक तस्वीर देती है। उधर बीच ली को कहती है मैं ये होटल बंद कर रही हूँ, तो अब की बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और फिर जिन के साथ गुजारे हुए सभी पलों को याद करने लगी। थोड़ी ही देर में यहाँ जिन भी वापस आ गई। विच को कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलने गई थी और अब हमें जिनकी बचपन का वो सपना दिखाया जाता है जब वो गिरी थी। एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था। पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि विच थी। मौजूदा वक्त में वो विच को कहती है कि आप बचपन से बड़ी होने तक हमेशा मेरे साथ रही है मॉम। अभी मॉम लव सुनकर विच की आंखों में आंसू आ गई। जिन कहती है मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ,
आप मेरी मॉम है। मेरा होटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि आप हमेशा से मुझ पर नजर रख रही थी, मेरी हर परेशानी तकलीफ को देख रही थी ताकि आप मेरी मदद कर सके। अब वे उसे अपनी कहानी बताने लगी और ये भी कि मैं तुम्हारे डैड से कैसे मिली। वो बताती है कि एक दिन मैं आर्ट गैलरी में गई, वहाँ तुम्हारे डैड ने और मैंने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। फिर हमारा मिलना शुरू हो गया। एक दिन फिर तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। हमारी शादी भी हो गई, लेकिन एक दिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारी डैड तो पहले से ही शादीशुदा थी। जिस बात से मैं टूट गई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने मोम के पास आकर ये विश मांगी कि मेरे हस्बैंड का बच्चा कभी खुश ना रह सके, ये मेरी बद्दुआ है। दरअसल मेरी मॉम विच थी और मैंने अपनी मम को विश पूरा करने की कीमत ये दी कि मैं खुद भी विच बन गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड के बच्चे को बदुआ लगने का मतलब था मेरे बच्चे को लगना। इसीलिए मैं अपनी मॉम के पास गई और उनसे कहा कि प्लीज आप मेरी विश वापस मोड़ लीजिए। मैं नहीं चाहती कि ये बदुआ मेरे बच्चे को ही लग जाए। मेरी मॉम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, विश कभी भी वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने बच्चे को बददुआ से बचाना चाहती हो तो तुम इसे किसी और को दे दो, वो तुमसे ज्यादा अच्छे इसकी परवरिश करेगी। यही वजह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे दिया। जिन काफी दुखी होकर पूछने लगी, मॉम आपने मुझे बचपन में ही खुद से दूर क्यों कर दिया? विच बोली क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर अपनी आंसू पहुंचकर जिन राइटर से बदला लेने की तैयारी करती है, यानी वो उसके लिए अपने हाथ से खाना तैयार करती है। इसकी कीमत वो ऐसी अदा करती है कि बदले में वो भी विच बन जाती है। यूनिवर्सिटी जाता है दाखिला पाने का जो टेस्ट है वो देने के लिए। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसे पता चला कि बदतमीज लड़कों के गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अब विच अपने साथी के साथ मिलकर खाना तैयार करती है क्योंकि आज उसने जिन, उसकी मोम और ली की दावत की थी। सब खाना खा रही थी और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। ली को मैसेज आता है कि वो टेस्ट में पास हो गया, जिससे सब और भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद विच और जिन की मोम आपस में बातें कर रही थी। विच उनसे कहती है शुक्रिया मेरी बेटी का ऐसे ख्याल रखने के लिए। उसकी मोम भी विच को कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, मैं हमेशा गॉड से दुआ करती थी माँ बनने के लिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिर तुमने मुझे जिन दे दी। उसकी मेरी जिंदगी में आते ही मैं मुकम्मल हो गई और जिंदगी खुशियों से भर गई। जिन ली को बताती है कि मैंने राइटर के लिए बदुआ नहीं की थी, बल्कि ये विश मांगी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। अगले दिन विच जिन को कहती है बाय, अलविदा मेरी बेटी। जिन कहती है कहाँ जा रही है और वापस कब आएंगी? फिर जवाब देती है बस कुछ दिन के लिए ही जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इस होटल को तुम चलाना, क्योंकि अब तुम भी एक विच हो ना। अगले दिन विच बिल्कुल विच जैसा हुलिया बना लेती है, जबकि ली उसके साथी जैसा उसकी परछाई। विच का साथी ली को अपनी जादुई छड़ी देता है जिस पर अब ली का नाम था। जिसके बाद उनकी कस्टमर्स आना शुरू हो गई। एक लड़की आकर बताती है कि मैं नॉवल लिखना चाहती हूँ, पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मुझे किस टॉपिक पर नॉवल लिखना चाहिए। जो सुनकर जिन उसके लिए डिश बना लेती है और अपनी मॉम विच के अंदाज में कहती है कि हर चीज की कीमत होती है, विश के लिए तुम्हें भी कीमत अदा करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारी कलाई बहुत पसंद है। घर जाकर जब वो लड़की सोच रही थी कि क्या लिखूं, तभी स्क्रीन पर विच इज डायनर लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई क्योंकि उसे टॉपिक मिल गया था नॉवल लिखने के लिए। अगले ही पल नॉवल लिखना शुरू कर देती है, जिसका मतलब था कि अपनी मॉम विच की तरह अब जिन भी लोगों की विशेष पूरी करके उनसे उसकी कीमत लेगी और अपनी मॉम का ये काम आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी और मेहरबान है तो शायद वो किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ ये ड्रामा इधर ही खत्म हो जाता है। सीरीज का नाम है विलो 2022। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जब पूरी दुनिया में काली ताकतों का राज होने वाला था, पर तभी एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम एलोरा था। उसके बारे में ये पेशन गोई की गई कि बड़ी होकर ये बच्ची पूरी दुनिया को बचाएगी। लेकिन जब ये बात काली ताकतों की गॉडेस यानी देवी को पता चली तो उसने एलोरा को मारने के लिए अपनी बहुत बड़ी काली फौज उसके पीछे लगा दी। जिसके बाद एक बोने जादूगर और एक चोर ने एलोरा की जान बचाई। फिर हर खतरे से बचाने के लिए उन्होंने एलोरा की पहचान बदल दी, यहाँ तक कि खुद एलोरा से भी कि वो आखिर कौन है। जिसके बाद हम एक प्रिंसेस राजकुमारी किट को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो कहती है कि हमारी इस महल की बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। और फिर तभी यहाँ कुछ सिपाही आकर राजकुमारी किट को कहती है कि शाम को होने वाली पार्टी में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी माँ रानी का हुक्म है, तो आप लाजमी आ जाइएगा। फिर राजकुमारी किट के भाई प्रिंस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ था। वो उसे पसंद करता था तो साथ जीने मरने की कसमें खा रहा था और उसकी ये दोस्त उनके ही महल में खाना बनाने का काम किया करती थी। तभी एक सिपाही यहाँ भी आता है और प्रिंस को भी शाम होने वाली पार्टी में आने के लिए कह रहा था। शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में आ गए। सभी पार्टी में एंजॉय कर ही रही थी कि यहाँ रानी ये ऐलान करती है कि मुबारक हो, आज में पूरे 200 साल हो गए हैं दूसरे शहर की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुए। तभी से हमारे और दूसरे शहर के लोगों के बीच अमन सुकून है और दूसरे शहर वाले वो लोग हमारे दोस्त हैं। तो इसी खुशी में अपनी बेटी किट की शादी दूसरे शहर के राजा ग्रेडन से करने वाली हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि हम दोनों शहर मिलकर
आने वाली हर मुसीबत का सामना कर लेंगे, जो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सातों दुनियाओं की रानी एलोरा नहीं आ जाती। किट की मोम रानी जो उस चोर की बीवी है जिसने बोने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी। किसी के साथ रानी को अजीब सी आवाज आई तो वो सीधा जेल में आकर एक कैदी से मिलती है जो उनकी चोर हस्बैंड का दोस्त भी था। वो कैदी रानी को कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। रानी जवाब देती है, मैं ऐसा अपने लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक एलोरा नहीं आ जाती दोनों शहरों को एक होकर रहना है। किट सच में इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए बेस बदलकर वो अपने दोस्त के पास आती है और उसे बता रही थी कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती क्योंकि राजकुमार ग्रीडन मुझे पसंद नहीं है, मैं महल छोड़कर भाग रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी रानी को धोखा नहीं दे सकती। पर क्योंकि किट उसकी दोस्त थी तो आखिर वो मान ही गई। महल के बाहर अजीब तरह के मॉन्स्टर्स आ गए थे जिनमें से एक जैसे ही फूंक मारता है अचानक पूरे महल में कोहरा छा जाता है। गार्ड्स ये देखकर परेशान हो गई कि ये अचानक क्या हो गया, एकदम से कोहरा कहाँ से आ गया। वो ये सोच रहे थे कि सभी मॉन्स्टर्स महल पर एकदम हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवार लेकर बाहर आई, इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करने लगी पर कोहरा होने की वजह से न वो मॉन्स्टर्स को और न ही मॉन्स्टर्स उन्हें ठीक से देख पा रही थी। तलवार वो चला कहीं रही थी, लग कहीं रही थी। हमले की खबर जब रानी को हुई तो उन्होंने कैदी को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि अब मेरे खून को तुम बचाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो सुनकर कैदी अपना हथियार लेता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए चला जाता है। एक मॉन्स्टर अपने रोड पर काली ताकत का जादू करके घुमाता है और उस रोड से रानी के सबसे बहादुर सिपाही पर हमला कर देता है जिससे वो काफी जख्मी हो गया। किट का भाई यानी प्रिंस अपनी दोस्त को शादी के लिए पूछ रहा था पर जैसे ही उसे हमले का पता चला तो वो भी अलर्ट हो गया, फौरन अपना हथियार लेकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है। महल के सभी लोग मॉन्स्टर्स का काफी अच्छे से सामना कर रहे थे, तलवार चला चलाकर उन्हें मारते जा रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक खूंखार थे। वो भी तलवारें मार मार कर इन्हें काटते जा रही थी और फिर कैदी अपनी तेजधार तलवार से एक एक झटके में मॉन्स्टर के लीडर का बाजू ही काट देता है। उसका ये करना ही था कि यहाँ एक उड़ती हुई मॉन्स्टर आई और प्रिंस को अगवा करके उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। प्रिंस के अगवा होने की वजह से रानी समेत सभी लोग काफी परेशान हो गए। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी किट के साथ अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेजती है क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो कैदी को कह रही थी कि तुम भी क्योंकि मेल की बाई सारे सरहदों को जानती हो तो तुम भी इनके साथ जाओ, बदले में मैं तुम्हारे सारे गुनाह जुर्म माफ कर दूंगी। कैदी मान गया, साथ में पूछता है कि वो उड़ने वाली मॉन्स्टर प्रिंस को अगवा करके ले गई है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। रानी जवाब देती है कि उसकी फिक्र मत करो, इस सब में तुम्हारी मदद एक बोना जादूगर करेगा, वो नदी पार रहता है, तुम फौरन वहाँ जाओ, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। जाने से पहले रानी किट के सामने एक काफी बड़ा राज खोलती है, बताती है कि जालिम रानी मेरी मॉम थी, तुम, मैं और तुम्हारा भाई क्योंकि उनकी फैमिली का हिस्सा है तो हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। वो हमारे खून और एलोरा के खून को इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा होना चाहती है और दुनिया पर राज करना चाहती है क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही है। उस बोने जादूगर और मैंने ही अपनी मॉम को मारा था जिसके बाद में रानी बन गई। असल में वो पूरी ताकतों के कब्जे में इतना ज्यादा आ गई थी कि बुराई की गॉडेस ही बन गई, जिसका मतलब था कि शुरुआत वाली काली ताकतों की गॉडेस और कोई नहीं बल्कि रानी की मॉम थी। वो एलोरा को मारकर दूसरी काली दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी ताकि उस दुनिया की सारी बुरी ताकतें हमारी दुनिया में आ जाए, उनकी बुराई की एक दुनिया यहाँ बन जाए और वो यहाँ कब्जा कर सके। तो एलोरा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने उन्हें मार डाला और इसी के साथ वो सारे लोग महल से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो छुपकर इंतजार करने लगी और फिर तभी वो यहाँ प्रिंस की दोस्त को पकड़ लेती है जो कह रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ प्रिंस को बचाने के लिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। किट पूछती है मगर तुम करोगे क्या, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। वो जवाब देती है कि हाँ मैं लड़ नहीं सकती पर तुम लोगों के लिए सफर में खाना बना सकती हूँ। जो बात मानकर वो उसे भी अपने साथ कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग सरहद को पार करके एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर अजीब तरह की हिफाजती दीवार थी जो महान जादूगरों ने इस जगह की बुरी ताकतों से हिफाजत के लिए बनाई थी। वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि तभी कुछ अजीब लोग जिन्होंने अजीब तरह के मास्क पहने हुए थे इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक सिपाही की जान चली जाती है। उनसे बचने के लिए फिर ये लोग भागने लगे। वो कबीला भी इनके पीछे ही था पर तभी सामने एक काफी गहरी नदी में वो लोग अपने घोड़ों समेत कूद गए, जिससे अब जाकर कबीले के लोगों से इनकी जान छूट पाती है। अब ये लोग नदी से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। नदी पार करके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आने को कहा था। तभी इनके सामने एक बोना आया। किट उससे कहती है कि हमें यहाँ के सबसे महान जादूगर जो यहाँ का लीडर है उससे मिलना है और तभी उनके सामने वो महान बोना जादूगर खुद ही आ जाता है और यही वो जादूगर है जिसका रानी ने बताया था और इसी ने एलोरा की जान बचाई थी। किट उसे यहाँ अपने बारे में बताती है जिस पर बोने जादूगर का कहना था कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मॉन्स्टर्स उसे उठाकर अपने साथ ले गए क्रोन के पास ले जाने के लिए। क्रोन दरअसल जालिम जादू करने की खास सिपाही है, उसके पास भी बहुत सारी काली ताकतें हैं, काफी खतरनाक है वो और अब वही सारी गलत उल्टे सीधे काम
करती है जालिम जादूगरनी को वापस जिंदा होने में वही मदद करेगी। वो बिखरी समंदर के पार बने काफी पुराने शहर में रहती है। कैदी फौरन बोला कि मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, बिखरी समंदर जैसी कोई जगह नहीं है। जादूगर बोला कि वो शहर इतना ताकतवर और खतरनाक है कि हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। तभी जादूगर की नजर प्रिंस के दोस्त पर गई। वो काफी चौंक गया, फौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे प्रिंस की दोस्त की बाजू पर एक टैटू उभर आता है, जो टैटू एलोरा की बाजू पर भी था जब वो पैदा हुई थी। तो हैरत से यहाँ जादूगर राज खोलता है कि तुम तो जादूगरनी एलोरा हो, तुम बहुत खास हो, सरहद पार करके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खतरा भी हो सकता है। पर वो मना कर देती है कि आपको गलत लगा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, आम सी लड़की हूँ, खाना बनाती हूँ। जादूगर कहने लगा कि नहीं, तुम ही हो हमारी जादूगरनी एलोरा, सातों दुनियाओं की रानी हो, इंसानियत को काली ताकतों से बचाने वाली। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था, ये जानने के लिए हम चले जाते हैं कुछ साल पहले। जब इस जादूगर ने एलोरा को बचाया था तो उसे किटकी मुम रानी को सौंप दिया था ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और दुनिया से उसकी पहचान छुपा कर रखी। जादूगर रानी के पास आकर कहने लगा कि अब तो मुझे एलोरा को वापस लौटा दो क्योंकि वक्त आ गया है, हम उसे ट्रेन करें। पर रानी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी वो बच्ची है, लड़ाई से उसे दूर रखना ही बेहतर है। जादूगर बोला लेकिन हम देर कर रहे हैं, आखिर कब तक दुश्मनों को रोक सकते हैं, ये चीज हमारे बस में नहीं है और अगर अभी हमने उसे नहीं सिखाया तो वो अपना जादू भूल जाएगी। रानी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि अभी तुम भी इतने काबिल जादूगर नहीं हो जो मैं जादू सिखाने के लिए उसे तुम्हारे पास ही भेजूं। अब ये बात जादूगर को इतनी बुरी लगी कि वो फौरन वहाँ से चला जाता है। अब मौजूदा वक्त में बोला जादूगर उन्हें अपनी बस्ती में लेकर आता है। सब लोगों को जब पता चला कि एलोरा जिंदा है, रवि इधर आई है, तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और काफी अच्छे से एलोरा से मिलते हैं। पर क्योंकि अभी उसे जादू करना नहीं आता, अब रानी ने इतने सालों से एलोरा की पहचान छुपाकर उसे अपने किचन में खाना बनाने के काम पर रखा, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। पर अब जब उन्हें पता चला कि वो भी प्रिंस को बचाने के लिए गई है तो वो काफी परेशान हो गई। फौरन अपने बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलोरा को पकड़कर वापस ला सके। और यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये बहादुर सिपाही मॉन्स्टर के हमले में जब से जख्मी हुआ है, इसकी जिस्म में तब्दीलियां आ रही है और हरकतें भी काफी अजीब हैं। सभी बोने एलोरा के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, जबकि एलोरा जादूगर से पूछती है हम बिखरे समंदर के पार कब जाएंगे प्रिंस को ढूंढने के लिए। इस पर जादूगर कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहकर जादू सीखोगी। लेकिन गुस्से में वो कहती है मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे प्रिंस को बचाने जाना है। और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जादूगर की बेटी अपने डैड को एलोरा की वो जादुई छड़ी देती है जो बचपन में उसके साथ मिली थी। तभी जादूगर को पता चला कि गुस्से में एलोरा कहीं चली गई है, इसीलिए वो सबको कहता है कि जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो, उसे ढूंढो क्योंकि वही सबको काली ताकतों और कुरान से बचाएगी। कुछ ही देर में नदी के पास जादूगर को एलोरा मिल गई। वो उसे समझा रही थी कि तुम साथ जाने की जिद मत करो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तुम्हें जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एलोरा कहती है कि ठीक है मैं जादू सीखूंगी, पर एक शर्त पर, आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ मुझे जादू भी सिखा देना और हम प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। इस पर जादूगर मान गया, ये कहकर कि हाँ ये भी ठीक है क्योंकि तुम मेरे बगैर प्रिंस को नहीं बचा सकती और मैं तुम्हारे बगैर क्रोन को नहीं रोक सकता। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगे। जादूगर की बेटी उसे कहती है डैड अपना ख्याल रखना, आप बहुत ही महान जादूगर है, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ये लोग निकल गए। रास्ते में कैदी किट को कहता है कि एलोरा के डैड भी जादूगर ही थे जिनका एक जादुई कवर बहुत ही ताकतवर माना जाता है, जिसकी तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। एक जगह रोककर जादूगर एलोरा को बेच देता है और उन्हें जमीन में गाड़ कर अपने साथ साथ जादुई मंत्र पढ़ने का कहता है, जो काफी मुश्किल थी, ठीक से वो उन्हें बोल भी नहीं पा रही थी। जादूगर कहता है तुम बार बार प्रैक्टिस करो, अगर तुम मंत्र याद करने में कामयाब रही और इस जगह से पौधा निकल आया तो समझ जाना कि तुमने जादू सीख लिया है। अब एलोरा को प्रैक्टिस करती करती शाम से सुबह हो जाती है लेकिन पौधा उस जगह से नहीं निकलता, इसीलिए वो जादूगर से कहती है कि मुझे लगता है मैं एलोरा जादूगरनी नहीं हूँ। जो सुनकर उसे गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि तुम इतनी छोटी सी लाइन याद नहीं कर सकती, जबकि उस जादुई शहर में तुम्हें काफी बड़े बड़े मंत्र बोलने पड़ेंगे। इस डांट की वजह से एलोरा को भी गुस्सा आ गया, वो उठकर वहाँ से चली जाती है और अकेले ही एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगी। पर तभी यहाँ रानी का भेजा हुआ बहादुर सिपाही आकर उसे बेहोश कर देता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद देख पाते हैं कि उस जगह से बेरी फ्रूट का पौधा निकल आया है, जिसका मतलब एलोरा जादू सीख गई। इस सबसे अनजान कैदी किट को अपनी कहानी सुनाने लगा, जो कहानी उस जादुई कवर और उसकी चाबी की थी, जो सिर्फ उसी का है जो उसके काबिल है। पर किट सुनकर कहती है ये कहानी बहुत ही बोर है, तुम ऐसा करो मुझे मेरे डैड के बारे में बताओ क्योंकि तुम तो उनके दोस्त थी ना, काफी कुछ जानती होगी। उनकी बातों के दौरान ही जादूगर यहाँ आ गया और उनसे पूछता है एलोरा कहाँ है। काफी ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिलती तो सब उसे तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। किट की दोस्त ने देख लिया था कि वो बहादुर सिपाही
एलोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा है। वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो जवाब देता है ऐसा मुझे रानी ने करने को कहा, लेकिन वो समझ गई कि इसके इरादे ठीक नहीं। तभी इधर बाकी लोग भी आ गए, जिन्हें देखकर बहादुर सिपाही जो खुद भी काली ताकतों के कब्जे में आ गया था, अपने सभी साथियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनके साथ किट और उसके ग्रुप पर हमला कर देता है। काफी देर तक दोनों ग्रुप्स के बीच तलवारबाजी चलती रही, एक दूसरे पर वो काफी भारी पड़ रही थी। लड़ाई के दौरान ही ग्रेडन एलोरा को आजाद कर लेता है क्योंकि वो उसी पसंद करने लगा था। एलोरा को बचाने के लिए जादूगर को एक आइडिया आया, उसने फौरन बॉम्ब फेंका, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि एलोरा, बहादुर सिपाही और उसके साथी धमाके के साथ ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद जादूगर और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं एलोरा को बचाने के लिए। एक जगह पर आने के बाद काले बादल छाने लगे, जिसके ऊपर फौरन एक मैसेज लिखा आता है कि काली ताकतों वाले लोग एलोरा की आत्मा को कैद करना चाहते हैं। आगे बढ़ने पर इनके सामने दो रास्ते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को लेकर किस रास्ते पर गया है, तो इसीलिए दो की टीम्स बना ली गई। सफर में किट कैदी से पूछती है कि तुम मेरे डैड के साथ रही हो तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताती। तो अब यहाँ वो बताने लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे डैड को भी उस जादुई कवर की तलाश थी, क्योंकि उसकी मदद से हम क्रोन को रोक सकते हैं जालिम जादूगरनी और काली ताकतों को इस दुनिया में लाने से। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक खंडर का दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वहाँ एक कुआं था, जिसके अंदर बिना सोचे समझे कैदी कूद पड़ता है। वहाँ उसे जादुई कवर की चाबी मिल जाती है, मतलब कि उसकी एक तलाश तो आज पूरी हुई। जिसे लेकर वो फौरन बाहर आया, किट को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। वो उसे पूछती भी है कि तुम्हें कुएं में कुछ मिला, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बहादुर सिपाही एलोरा को पहाड़ के उस पार ले जाने वाला था, पर उससे पहले ही ग्रेडन और उसके साथी यहाँ पर आ जाती है। ग्रेडन उस सिपाही के सर पर पत्थर मारकर एलोरा से दूर रहने का कहता है, जिसके साथ ही उन लोगों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई छिड़ जाती है। तभी एक दीवार को तोड़कर किट और कैदी भी यहाँ आ गई, वो भी सिपाही के साथ लड़ने लगती है। बहादुर सिपाही अपनी काली ताकतों वाली तलवार से ग्रेडन पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देता है। अब इससे पहले वो ग्रेडन को जान से मारता, वो ना जादूगर अपनी जादुई छड़ी जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे बहादुर सिपाही और उसके साथियों के अंदर से सारी की सारी बुरी ताकतें निकल जाती है। पर बुरी ताकतों के निकलते ही बहादुर सिपाही तड़पने लगता है, लेकिन क्योंकि वो अपने होश में आ गया था, हालत उसकी काफी खराब थी, तो किट की दोस्त को कहता है कि अब से तुम्हें ही एलोरा का ख्याल रखना है, मेरा वक्त आ गया है और तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। वो रोने लगी क्योंकि ऐसा करना वो नहीं चाहती थी। वजह ये थी कि इस बहादुर सिपाही ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उन्हें तकलीफ से भी तो निकालना ही था। दिल पर पत्थर रखकर वो तलवार उठाती है और एक एक झटके में वार करके उन्हें मार देती है और अभी लोग अपने मरे हुए साथियों को यहीं दफन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रेडन कमजोर पड़ के यहीं गिर जाता है क्योंकि हमले में वो काफी जख्मी हो गया था और बुरी ताकतें बहुत जल्द उसे भी अपने कंट्रोल में करने वाली थी। अब यहाँ जादूगर को काफी साल पहले गायब हुआ एक शहर दिख जाता है, जिसके महल के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं और ये महल और किसी का नहीं बल्कि रानी की मोम जालिम रानी का था, यानी किट की नानी का। वो ना जादूगर अंदर आने के बाद ग्रेडन को बांध देता है ताकि उसकी काली ताकतें किसी को नुकसान न पहुंचा दें। ग्रेडन कहने लगा कि मैं नहीं चाहता मैं आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, बेहतर होगा आप मुझे मार ही डालो। अब किट तो पहले उससे शादी करना नहीं चाहती थी, जो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जादूगर मना कर देता है, ये कहते हुए कि रुक जाओ। वो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब लाता है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि काली ताकतों को कैसे निकालते हैं, पर इसके लिए कुछ सामान चाहिए था। जो सामान ढूंढने के लिए वो सबको पूरा महल चेक करने का कहता है, पर साथ में इस बात से भी मना करता है कि कोई भी महल की मीनार के पास मत जाना, और फिर काली ताकतों को निकालने के लिए अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही वो ग्रेडन की शर्ट खोलता है, उसके जिस्म पर बहुत अजीब तरह के निशान थे जो बढ़ते ही जा रही थी, जिनके बारे में जादूगर और ग्रेडन कोई भी नहीं जानता था। जादूगर उसके निशान पर खोलता हुआ पानी डालता है और किताब पढ़ के जड़ी बूटियां बनाकर लगाता है, जिससे ग्रेडन दर्द में तड़पने लगा। अब तभी एलोरा को एक आवाज सुनाई दी गई, जिसका पीछे करते जब वो एक कमरे में आई तो उसे एक ख्याल आने लगता है जिसमें उसकी मोम मर रही थी, जिनको देखकर वो काफी दुखी हो गई। हर नॉर्मल होने के बाद जब वो अंदर आई तो ग्रेडन बिल्कुल ठीक हो गया था, सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाती। सब लोग महल के मीनार की तरफ गए हैं, जादूगर ने तुम्हें भी वहाँ बुलाया है, इतना कहकर उसे महल के मीनार पर ले जाता है, लेकिन वहाँ आते ही ग्रेडन शैतान में बदल जाता है। ये देखकर एलोरा जैसे वहाँ से भागने लगी तो जादूगर भी अंदर आ गया, जिसके ऊपर ग्रेडन ने काफी बड़ा पत्थर फेंककर हमला कर दिया, लेकिन ठीक वक्त पर जादूगर जिसे साइड में होता है बाल बल उसकी जान बच जाती है। ग्रेडन के अंदर की बुरी आत्मा एलोरा को बताती है कि जालिम रानी अपनी गलती की वजह से ही वो मारी गई, जो काम वो नहीं कर सकी आज मैं करूंगा। इतना कहती वो एलोरा को अपने कब्जे में करके
की हवा में उठाकर काली दुनिया का रास्ता खोलने लगता है, जो मीनार के बिल्कुल ऊपर था। जादूगर दोबारा से अपनी छड़ी उठाकर ग्रेडन पर उसे हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जाकर उसे यकीन दिलाती है कि तुम ही उसे बचा सकती हो, क्योंकि तुम ही 7 दुनियाओं की जादूगरनी रानी हो। अगर उसे ना बचा सकी तो सारी जिंदगी दुख के साथ रहोगी। उसकी बात मानकर एलोरा ग्रेडन के पास आई और उसके मुंह से बुरी आत्मा और काली ताकतें अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी इस कोशिश के साथ ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, फौरन उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने किट के भाई प्रिंस को कैद किया हुआ था, इन्हें देख चुकी थी। फौरन आकर झुंड में इन पर हमला कर देती है। लेकिन जादूगर यहाँ भी अपना जादू करके अपनी छोटी सी डिवाइस से आग लगाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये सारे लोग बचकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने चालाक थे कि यहाँ भी आ गए, जिनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते थे और इन लोगों की एक बार फिर जान बच गई। एक जगह पर लाकर जादूगर दोबारा से एलोरा को जादू सिखाने लगा। तभी कबीले के लीडर पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। फिर कबीले के लीडर के पास आकर कहती है कि मेरे भाई को क्रोन ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, हमें उसे बचाना है, तो प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सारे कबीले के लोग हंसने लगे और सभी को पकड़कर अलग अलग जगह पर बंदी बना देते हैं। किट एलोरा के साथ थी और उसे कहती है मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही है, वो कहीं उसे मार ना दे, क्योंकि उसे सबसे अलग बंदी बनाया हुआ है। एलोरा उसे तसल्ली देती है कि कुछ नहीं होगा और छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, इसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जादूगर को यहाँ पर एक छोटा सा घर नजर आता है, जिसमें छोटे छोटे लोग रह रहे थे, इतने छोटे कि उनका साइज बमुश्किल हाथ जितना था। जादूगर का छोटा सा दोस्त उसे एक नक्शा देता है, जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सकती थी। एलोरा छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, जिसकी मदद से वो जादू करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो जादू कर भी लेती है और किट के साथ जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती है, कबीले के लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोबारा से इन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी इधर कबीले की लीडर भी आ गई, लेकिन पीछे से किट की दोस्त आकर उसे पकड़ लेती है और गर्दन पर चाकू रख देती है। किसी तरह लीडर खुद को आजाद करके किट की दोस्त से लड़ने लगती है। किट की गर्दन पर एक निशान बना देख लेती है, रुककर फौरन उसे अपने टेंट में आने का कहती है। किट की दोस्त जब लीडर से मिलने गई तो वो बताती है कि देखो जैसा निशान तुम्हारी गर्दन पर है, मुझ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, और ये हमारे कबीले में तब लगाया जाता है जब बच्चा 100 दिन का होता था, जिसका मतलब है कि हम एक ही फैमिली से हैं और तुम मेरी बहन हो, जिसे बचपन में कुछ लोग उठा कर ले गए थे। तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आकर दोबारा हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला ये लोग काफी डट कर करते हैं और एक को तो कैदी मार भी देता है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जो एक सुनसान जगह पर खुद को पड़ा हुआ पाता है। वो निकलने का सोच रहा था, पर तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी गई, जो और किसी की नहीं बल्कि क्रोन की थी। उधर बड़े क्रिएटर्स जिन्होंने किट और जादूगर को पकड़ लिया था, उन्हें अपने ठिकाने पर लाए। यहाँ एक और आदमी भी बंद था, जिसे बड़े क्रिएटर्स ने कैद किया था। वो इन्हें कहता है कि तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ लाया गया था मुझे लगा था कि मैं आजाद हो जाऊंगा, पर देख लो इतने सालों के बाद मैं आज भी यही हूँ। यहाँ वो अपने बारे में बताता है कि मैं चोर का साथी हूँ, इन्हीं किट के डैड का। उधर कैदी और बाकी लोग किट और जादूगर को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। बड़े क्रिएटर्स ने भी किट को तकलीफ देना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एलोरा कहाँ पर है। वो उसे कीड़े खिलाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही ये भी कह रहे थे कि क्रोन हमारी रानी है, वो बहुत अच्छी है, जैसा तुम उसे समझते हो वो बिल्कुल वैसी नहीं। और तभी इधर कैदी और बाकी लोग आ जाते हैं और बड़े क्रिएटर्स को पता चल जाता है कि बाकी लोग यहाँ आ गए हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए क्रिएटर्स चले गए। इस दौरान किट ने खुद को और अपने डैड के चोर साथी और जादूगर को भी छुड़ा लिया था। कैदी और बाकी लोग जब आगे बढ़ रही थी तो अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं, ताकि क्रिएटर्स हमें पहचान न सके। क्रिएटर्स उन तक पहुंच तो गए थे, पर मास्क होने की वजह से पहचान नहीं पाते। कैदी एलोरा और किट की दोस्त को जैसे ही जगह पर लेकर आया, यहाँ पर चोर भी किट और जादूगर को लेकर आ गया। सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे और एक खुफिया दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद खजाना है। पर अंदर जाने से पहले इनसे 2 पहेलियां पूछी जाती हैं, जिनका सही जवाब दिया तो ठीक है, ना सही दिया तो मौत। पर ये काफी सोच समझकर सही जवाब देकर अंदर आ ही गए। सच में यहाँ बहुत सारा खजाना था और यहीं पर वो जादुई कवर भी था, जिसे कैदी ले लेता है। किट को यहाँ अपने डैड की तलवार दिखी, वो काफी दुखी हुई। तलवार तो वो ले लेती है, मगर इसी के साथ उसे अपने डैड की आवाज भी सुनाई देने लगी, जिसका पीछे करके वो जाने ही वाली थी, पर एलोरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और अब जब ये यहाँ से जाने लगे, इनके सामने बड़ी क्रिएचर्स आ जाती है। दोनों तरफ से जोरदार हमला हुआ, इसलिए ये यहाँ से भागकर एक दूसरी जगह पर आ जाती है। इस जगह के नीचे बहुत सारा पानी था। ये लोग किट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। एलोरा भी अपनी छड़ी से जादू करती है, पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था जहाँ से किट नीचे गिरी थी। उधर प्रिंस इस इंसान जगह पर फंसा हुआ था, पर घूमकर दोबारा से उसी जगह पर ही आ रहा था। वो थक हार कर बैठ गया कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। प्रिंस ने उसे बता ही दिया कि हमें यहाँ मॉन्स्टर्स उठाकर लाए हैं। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, पर बार बार इसी जगह पर आता गया। एलोरा बार बार अपना जादू कर रही थी,
फिर आखिरकार कामयाब हो ही गई थी। ये चलना शुरू कर देती है। काफी दूर आने के बाद इन झोंपड़ी के अंदर गए, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो इनसे कह रहा था कि अगर तुम्हें समंदर के उस पार जाना है तो मैं तुम्हें अपनी कश्ती दे दूंगा, जो बहुत बड़े समुद्री जानवर की मदद से चलती है, लेकिन हाँ, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। जिसके लिए ये लोग मान भी गए। उधर प्रिंस की जब आँख खुली तो लड़की उसके सामने नहीं थी। ढूंढने पर वो उसे एक जगह पर खड़ी हुई मिली। कहती है कि हमें इस पीले रास्ते के उस पार जाना चाहिए, शायद यही सही रास्ता हो। लेकिन प्रिंस को अजीब लगा। वो सारे लोग अभी झोंपड़ी में ही थे कि तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए ग्रेडन सबको लेता है और फौरन कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है। जो कश्ती समुद्री जानवर चला रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हैं। एलोरा तो जादू भी करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तो अब ग्रेडन जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है, हवा में ये मॉन्स्टर फट जाती है, जिसके बाद जैसे तैसे ये बाकी मॉन्स्टर से भी पीछे छुड़वा लेते हैं। ग्रेडन ने बांसुरी से जादू किया था, मतलब कि वो भी एक जादूगर था। ग्रेडन समुद्री जानवर को खाना खिला रहा था और यहाँ पर एलोरा भी जादू सीख रही थी। अलग अलग तरह की बहुत सारी जादू वो करती भी है। उधर वो लड़की प्रिंसी अजीब तरह की बातें कर रही थी। कहती है मैं तुमसे पहले यहाँ आई। प्रिंस को शक हुआ। वो पूछता है कि तुम मुझे यहाँ लाई हो, जिस बात का वो कोई जवाब नहीं देती और कहती है छोड़ो सब, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रिंस को गड़बड़ लगी, फौरन वो वहाँ से भागने लगता है। अब जादूगर को लग रहा था कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वो जाने का फैसला करता है, पर एलोरा ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, अभी ही रहो, हमें आपकी जरूरत है। ऊपर से अभी लोगों को पैदल ही सफर करना था क्योंकि समुद्री जानवर बीमार हो गया था। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके सामने एक खाई आ जाती है, जिससे वो लोग समझ गए कि हम रास्ता भटक गई है। किट और एलोरा नीचे खाई में कूद जाती है। काफी नीचे आने के बाद ये यहाँ से बाहर आकर आसपास देखने लगती है। वो शहर देखे जाता है जहाँ पर प्रिंस है। प्रिंस लड़की की बातों में आ गया। कहता है तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। जो सुनकर वो उसे पीले रंग का जदुई पानी पिलाती है। प्रिंस एक जगह से बाहर आता है जिसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे और उसे ऐसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती हैं। प्रिंस दरअसल उस लड़की के कब्जे में आ गया था, वो पानी पीने की वजह से। प्रिंस आकर अपनी बहन और एलोरा से मिलता है। एलोरा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एलोरा हूँ? इस पर वो जवाब देता है मुझे क्रोन ने बताया, वो मुझे यही मिली, बहुत अच्छी है वो। जैसा उसके बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है, यानी कि वो लड़की जो इतनी देर से प्रिंस के साथ थी वो एक क्रोन है। ये सुनकर किट उसे समझाती है मेरे भाई अपनी आंखें खोलो, वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है जिसके लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है ताकि वो जालिम रानी को दोबारा से जिंदा कर सके। उधर वो सारे खाई के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। प्रिंस किट और एलोरा को लेकर अंदर आ गया जहाँ क्रोन थी। प्रिंस का कहना था कि हमें क्रोन की मदद करनी चाहिए, इसे यहाँ से आजाद करके। जिस पर किट और एलोरा मदद के लिए सोचने का टाइम लेती है और फिर पूछती है मगर हमें क्या करना होगा? इस पर क्रोन कहती है कि कुछ खास नहीं, बस इस पीली रोशनी के उस पार जाना है। बाहर वो तीनों भी आ गए थे, उन्हें भी शहर मिल गया था जिसके अंदर वो फौरन आ जाती है। किट और एलोरा भी क्रोन की बात मानकर पीली रोशनी के उस पार आ जाती। यहाँ पर किट की मॉम इन्हीं रानी उससे मिलती है और एलोरा को भी कहती है कि बेटा मुझे माफ करना, मैंने सारी चीजें तुमसे छुपाई, मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। यहाँ पर प्रिंस भी था और प्रिंस की शादी होने वाली थी। यहाँ किट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे सब नकली लग रहा था। बाहर ग्रेडन किट की दोस्त और कैदी भी पहुँच गई थी, पर वो दरवाजे को बंद पाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। तूफान की लपेट में आकर ये एकदम जम जाती है। दूसरी दुनिया में एलोरा प्रिंस को बताती है कि मैंने बहुत सारे जादू सीख लिए हैं। जो सुनकर प्रिंस उसे पीने के लिए वही पीला पानी देता है ताकि इसे पीकर एलोरा भी उनमें से एक बन जाए, यानी क्रोन की साइड हो जाए। इसी बीच किट को अपने डैड दिखाई देते हैं जो कह रहे थे कि तुम्हें एलोरा को बचाना है क्योंकि तुम्हें उसकी हिफाजत करने वाली हो। ये सुनकर किट जल्दी से एलोरा को चेक करने गई पर वहाँ वो नहीं थी, सिर्फ क्रोन ही बैठी हुई थी जो किट को कहती है तुम भी मेरी बात मान जाओ ना, पी लो ये पानी, क्योंकि ऐसे करने से मुझे तुम्हारे खानदान के 6 लोगों का खून मिल जाएगा। फिर प्रिंस और एलोरा की शादी होने ही लगी थी कि तभी बाहर बोना जादूगर आ जाता है और अपना जादू करके एलोरा को इस सपने से बाहर निकालता है जो वो इतनी देर से देख रही थी, जो सारी चीजें सच भी हो रही थी, और उन सभी लोगों को दोबारा से जिंदा करता है जो पत्थर की बन गई थी। जिसके बाद क्रोन भी अपने असली रूप में आ जाती है जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसे देख फौरन एलोरा उसे लड़ने लगी जबकि कैदी और बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और तभी इधर ग्रेडन भी आ जाता है जिसके हाथ में जादुई छुरी थी। उससे वो क्रोन पर काफी भारी जादू करके मारने की कोशिश करता है पर वो इतनी ताकतवर थी कि आराम से इस जादू को सह जाती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। इससे लेकिन क्रोन को गुस्सा आ गया, वो अब अपना खतरनाक जादू ग्रेडन पर करती है और उसे उठाकर पीले रास्ते में धकेल
ढकेल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बात से एलोरा समेत सब लोगों को बहुत ही दुख होता है। कैदी भी जादुई कवर उठाकर किट को देता है, ये कहते हुए कि ये मुझ पर असर नहीं कर रहा, शायद मैं इसके काबिल नहीं, लो ये तुम पहन लो, शायद तुम पर असर कर जाए। इसी बीच एलोरा अकेली ही क्रोन से लड़ रही थी। काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जबकि जादूगर भी अपनी तरफ आने वाले पत्थरों के इंसानों से लड़ रहा था जो सारे के सारे क्रोन के सिपाही थे। एलोरा क्रोन की आगे टिक नहीं पाती तो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर छुप जाती है। इसी बीच जादूगर अपने जादू से एलोरा से बात करता है कि तुम बहुत बहादुर हो, सबको बचाने वाली, तुम्हें डरना नहीं है, क्रोन से लड़ना है, अपने अंदर से डर निकाल दो क्योंकि जब तुम उसका ठीक से सामना कर पाओगे। ये बातें एलोरा पर असर कर जाती है और अब वो अपने दिल से डर निकाल कर क्रोन से लड़ती है। वो फिर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करती खतरनाक जादू से क्रोन पर हमला करती है। इससे क्रोन के सीने में छेद हो गया और उसका दिल जलकर राख बन जाता है। उसके दिल के खत्म होते ही क्रोन का भी आखिरकार यहाँ खात्मा हो जाता है। पर मरते मरते कुछ देर के लिए वो अपने जवानी वाले रूप में आई। भागकर प्रिंस उसके पास जाता है, तब क्रोन उसे कहती है कि अब जालिम रानी की जंग को तुम्हें ही लड़ना है और अब से इस शहर पर तुम राज करोगे। जिसके फौरन ही बाद प्रिंस का भाई भी बदलकर शैतान बन गया क्योंकि अब उसके अंदर भी काली ताकतों के साथ साथ क्रोन की ताकतें आ गई थी। किट पे जादुई कवर पहनकर जैसे उसमें चाबी लगाती है तो कवर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम करने लग जाता है और वो फैलकर अब कवर से पूरा सूट बन जाता है। जिसके बाद किट के अंदर भी अनोखी ताकतें आ गई। वो तलवार लेती है और अपने शैतान भाई से लड़ती है। काफी देर तक जबरदस्त किस्म की लड़ाई इनके बीच चली, पर क्योंकि किट अपने भाई को मारना नहीं चाहती तो ये कह देती है कि तुम्हें इन काली ताकतों से बाहर आना होगा। लेकिन वो क्योंकि अपने होश में नहीं था तो उसकी बात नहीं मानता बल्कि लड़ता ही जा रहा था। किट भी उसका सामना करने लगी, उसे नीचे गिरा देती है और बस उसे मारने ही वाली थी कि तब यहाँ जादूगर आ जाता है और उसे अपनी छड़ी की ताकतें देते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अंधेरों में है, इन ताकतों की मदद से वो रोशनी में आ जाएगा। और अब किट उन ताकतों की मदद से अपने भाई को ठीक करने में लग गई, जिससे अब प्रिंस को भी अपने बचपन से लेकर अब तक का टाइम याद आने लगा कि मैंने अपनी फैमिली और बहन किट के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। उसकी यादों के साथ ही प्रिंस काली ताकतों से बाहर आ गया और उसका चेहरा जो बुरी आत्मा की वजह से बदसूरत हो गया था वो भी ठीक होने लगा। अपने भाई को दोबारा से ठीक होता देखकर किट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम ग्रेडन को एक जगह पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसकी आसपास लाशें ही लाशें थी। इसका मतलब था कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। दरअसल क्रो ने जब उसे पीली रास्ते में फेंका तो वो दूसरी दुनिया में यहाँ आ गया। जो आंखें खोलते ही अपने सामने एलोरा को पाता है। वो इसे बताती है कि इस दुनिया में मैं अकेली राज नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जिसके बाद हम यहाँ बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखते हैं। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये एलोरा नहीं बल्कि उसके रूप में जालिम जादूगरनी थी और उसने एलोरा का रूप इसलिए लिया ताकि ग्रेडन को अपनी बातों में लगा सके। उसने ग्रेडन को ऐसा इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि अब वो जिंदा होने और दुनिया पर राज करने के लिए ग्रेडन को इस्तेमाल करने वाली थी। उससे गलत काम करवाएगी जैसे उसने क्रोन से करवाई। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता।